लेकिन सबसे पहले मैं चौहान साहब आपसे एक चीज़ पूछूँगा, इसलिए पूछ रहा हूँ, आज खड़गे साहब भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे। मुझे एक चीज़ मैं इन अ लाइटर वे, ये हमारे मोदी जी जहाँ जाते हैं, वहाँ एम्बुलेंस कैसे घुस जाती है? वो अभी गुजरात में इलेक्शन था, तो वहाँ 30 सितंबर को एक एम्बुलेंस पहुँच गई थी और फिर मोदी जी ने उसको रोक के रास्ता दिया। आपके यहाँ आज हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन हुआ, एक एम्बुलेंस उनके कॉन्वॉय को रोकना पड़ा और फिर उनको उन्होंने रास्ता दिया। तो मुझे लगता है कि इन ड्राइवरों को भी फेलिसिटेट करना चाहिए, जो मतलब इतनी सुरक्षा के बीच अगर अपनी जान हथेली पे लेके एम्बुलेंस ले जा रहे हैं, जहाँ पे अगर अदरवाइज कोई जाए तो उसकी जान जोखिम में है, तो उस ड्राइवर को भी जरूर फेलिसिटेट करना चाहिए, जो 30 सितंबर का है, जो आज आपके हिमाचल का प्रदेश का है। खैर, ओवरऑल प्रदीप जी, क्या माहौल है? अब तो कल शाम तक वोट, अरे प्रचार बंद हो जाएगा कल शाम को 5 बजे। क्या माहौल है? देखिए ना सर, जो पहले आपने बात की उसमें उसी लाइटर नोट पे मैं एक चीज जोड़ूंगा कि एम्बुलेंस के साथ साथ ये सवाल भी होना चाहिए कि आखिरकार जिस प्रधानमंत्री की गाड़ी में गुजरात का सीएम नहीं बैठ सकता, वहाँ कैमरामैन क्या करता हर वक्त? क्योंकि हेलीपैड से जो सभा स्थल है ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर दूर होता है, तो कैमरामैन तो किसी दूसरी गाड़ी में भी जा सकता है ना। तो इसी से आइडिया लग जाता है कि सोलन में भी उस दिन अचानक से वो अपाहिज बच्चे कहाँ से बैठे, प्रधानमंत्री उतरे, उनसे मिले जाके। कभी ऐसे नॉर्मली तो करते नहीं प्रधानमंत्री की उतर जाए और मिले और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठे। खैर, बात चुनाव की है। चुनाव में जैसा आपने कहा कि बस 48 घंटे के आसपास बचे हैं, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन जो दरअसल अभी कुछ चुने पूरे चुनाव प्रचार का अगर मैं समरी निकालूं तो समरी यही है इसमें आनंद जी की, अगर एक लाइन में अगर कहूं तो वो एक नारा है। ये नारा क्या मतलब, मैंने एक बात इसका वो दिया है कि एक नारी 40 पर भारी। एक नारी एक तरफ थी प्रियंका गांधी अकेली। हाँ, आज खड़गे जी भी आए, बीच में 2-4 रैलियां सचिन पायलट ने की, भूपेश बघेल ने भी करी, बट बेसिकली सारा दारोमदार था प्रियंका गांधी पे। और इस तरफ 40 हैवी वेट्स की पूरी एक फौज थी, और साथ में फिर यहाँ के सीएम, यहाँ के एक्स सीएम, वो सब अलग थे। बाकी कौन यहाँ नहीं आया? मोदी जी आए, अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां करी, राजनाथ सिंह जी ने की, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, जिसका नाम लीजिए, सारे 40 लोगों की जो लिस्ट थी, सब ने यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां करी, ताबड़तोड़ सब कुछ प्रचार किया। लेकिन इस तरफ से प्रियंका गांधी ने पूरा कमान संभाली। प्रियंका गांधी, क्योंकि जो यहाँ जो अभी अपने आप को सीएम के कैंडिडेट भी कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं 3-4 लोग जो है, वो भी ज्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्यादा बाहर निकल नहीं पाए। और जो बीजेपी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष है यहाँ पर, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की पत्नी प्रतिभा सिंह, उनकी उतनी पकड़ नहीं है कि उनको जो है वो स्टार प्रचारक के तौर पे कोई ज्यादा बुलाया या वो करे, उनका इतना है नहीं। क्योंकि वो ऐसी नेता थी नहीं कि जो बोलने पे भी बहुत अच्छी हो या कुछ हो। वो अभी एक किस्म से देखा जाए तो सीख रही है, हालांकि उनको 10-15 साल हो गए राजनीति में, लेकिन इतनी वोकल अभी नहीं है वो। तो इसलिए मैंने नाम दिया था कि एक नारी 40 पर भारी। और दूसरी बात, अब जो असल इलेक्शन है अब यहाँ मुद्दा वर्सेस संगठन। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पे लड़ रही है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं उठा रही। बीजेपी दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दों पे सारा चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, लोकल मुद्दा कोई नहीं उठा रही है। लेकिन संगठन, जबकि संगठन की बात आती है तो संगठन बीजेपी का मजबूत है, बहुत मजबूत संगठन है यहाँ भी। और कांग्रेस का संगठन कई धड़ों में बटा हुआ है। तो अब जो लड़ाई है बेसिकली इन 2 दिनों में, और जो देखा जाएगा अगर बदलता, वो संगठन वर्सेज मुद्दे हैं। वैसे कहा जाता है कि हिमाचल में, क्योंकि पढ़ी लिखी स्टेट है, तो एक बार मतदाता जब मन बना लेता है, और वो मन अब तक बना चुका है, तो मोस्टली चेंज नहीं करते हैं वो। और ज्यादातर ये होता है कि यहाँ पर जब लोग निकलते हैं तो सरकार को हराने के लिए, या जिससे उनको शिकायत होती है उसको हराने के लिए ही निकलते हैं। वैसे हर पिछले इतने सालों से तो सरकार को हराने के लिए ही निकल रहे। तो लास्ट मोमेंट पे वैसे बदला नहीं है, लेकिन ये बीजेपी है, ये अमित शाह एंड प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी है, संभव कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पहले आपको याद है वो जो एक रेबल कैंडिडेट को प्रधानमंत्री का फोन गया था, उसको ये कहा जा रहा था कि ये बेइज्जती हुई है इससे, उसको भी बीजेपी ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की कि ये स्ट्रेटेजी थी, प्रधानमंत्री द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश थी कि प्रधानमंत्री इस स्टेट से कितना प्यार करते हैं कि एक एक सीट पर खुद ध्यान दे रहे हैं, और एक एक सीट जो है वो लेवल से बात करना, इसका सीधा संदेश था कि प्रधानमंत्री की नजरों में स्टेट का कितना बड़ा, ये स्टेट कितनी नजदीक है, गुजरात के बराबर ही हिमाचल भी उनके नजदीक है। तो इस तरह से ये चेंज करने की कोशिश की गई उस चीज को भी बीजेपी की तरफ से। तो ये तो है, अब संगठन के लेवल पे कितना अंदरूनी काम हुआ है, क्या हुआ, ये तो अब 2 दिन बाद पता लग ही जाएगा। जी नहीं प्रदीप जी, एक बहुत संक्षिप्त सा आंसर।
आज जैसे होता है तो हवा अभी क्या लग रही है? क्योंकि मैंने जितने लोगों को सुना, जितने लोगों से बात की, लोग तो कह रहे हैं कि हवा तो कांग्रेस की है, लेकिन वही मीडिया। जी, जी। जी, तो आप। वही मैं कह रहा हूँ, हवा हवा तो इस वक्त एडवांटेज तो टोटल कांग्रेस के पास है। मैंने बोला स्थानीय मुद्दे हैं और विधानसभा के चुनाव होते ही स्थानीय मुद्दे पे है, राष्ट्रीय मुद्दे पे नहीं हो सकते यहाँ, खास करके इस स्टेट में या किसी भी स्टेट में नहीं हो सकते। बस वहां अगर यहाँ पर भी वो मुस्लिम हिंदू वाला अगर कार्ड इनका चल पाता तो शायद थोड़ा सा डाइवर्ट होता, लेकिन वो है ही नहीं यहाँ पर। टोटल मिला के 4% तो माइनॉरिटी है यहाँ पर, जिसमें से तकरीबन 1.9% या 2 के आसपास मुस्लिम है, तो वो कार्ड यहाँ नहीं चलाएंगा। तो जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट सॉरी बेरोजगारी, महंगाई, ओल्ड पेंशन स्कीम और बागवानों को जो सेब एप्पल ग्रोअर है उनको लेके जो उनके जो इश्यूज है, और अग्निवीर, ये 3-4 चीजें जो है यही यहाँ पर इसी पे पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, उसी पे पूरा चुनाव डिपेंड करता है। अनिल सर, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि बेसिकली लोग जो बाहर से आते हैं ना, पत्रकार, वो कुछ अलग तरह से भी कंसेप्ट करते हैं। यहाँ हिंदू या मुसलमान की राजनीति नहीं है, यहाँ सिर्फ सिंपल राजनीति है। अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल। अपर हिमाचल है जहां सेब उगता है, वहां सेब बागवानों का इशू है। लोअर हिमाचल है, हर तीसरे घर से एक फौजी है, वहां अग्निवीर का इशू है। और ये जो ओपीएस का इशू है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये पूरे ऑल ओवर हिमाचल का है। तो अब ये 3 इशू पे कांग्रेस फ्रंट फुट पे है, बीजेपी तीनों ही मुद्दे पे बैक फुट पे है। इसलिए अभी ये लग रहा है कि कांग्रेस को एडवांटेज है, और अगर यही 3 इशू भारी रहे तो ये तो क्लियर है कि एडवांटेज फिर कांग्रेस को ही रहेगा, और कांग्रेस को एक संजीवनी इस स्टेट से मिल सकती है। हाँ, नहीं, एक तो आपसे, क्योंकि जो इनसे कहा था, ये जो ईरान और टर्की से जो सेब इस समय इंपोर्ट हो रहा है और जिसकी वजह से हमारे यहाँ की खरीद के प्राइस पे बहुत फर्क पड़ा है, ऐसा ऐसा मैं इसका जानकार नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मैंने जो मंडी से समझा या लोगों से समझा कि वो एक है। तो हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और क्या हिमाचल के किसान इस बात को समझ रहे हैं कि ये किसान फ्रेंडली लोग नहीं है, इनका ट्रेडर फ्रेंडली लोग हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके उनके पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। ये क्या वहां का किसान समझ रहा है हिमाचल का? जी आनंद जी, जब मैं बात करता हूँ सेब के मुद्दे की, तो ये ईरान वाला मुद्दा है, बहुत सालों से ये मुद्दा है। खास करके बीजेपी जब पिछली बार सरकार में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम ये जो ईरान से इंपोर्ट हो रहा है सेब, इसके इंपोर्ट कम कराएंगे और इस पे जो है टैक्सेस बढ़ाएंगे ताकि हमारे को जो है रेट अच्छे मिले। लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, बल्कि ईरान वाला सेब और सस्ता हो गया, जिसकी वजह से यहाँ के रेट गिर गए। तो ये जो सेब के मुद्दे हैं पैकिंग के साथ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ईरान वाला। ये टर्की वाला शायद उतना नहीं मालूम, ईरान का छोटे छोटे किसानों तक मालूम है कि ईरान से सेब आ रहा है, और ईरान के सेब की वजह से हमारा ये जो है रेट खराब हो रहा है। दूसरी बात, जो अदानी ने जो अभी बात कर रहे थे सिंह साहब की, अदानी की जो कोल्ड स्टोर है, तब मैं वहां आपको थोड़ा सा एक छोटा खेल बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक एप्पल ग्रोअर हूँ, मेरा भी एप्पल होता है। जब अडानी के पास जो एप्पल जो जाता है सर, ज्यादातर लोग उसके पास ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पैकिंग जो बॉक्स आप देखते हैं सेब के, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो अडानी अपनी क्रेट्स देता है, प्लास्टिक की क्रेट्स, उसमें वो सेब लेके जाता है किसान वहां पर, उसको फिर पर केजी तोल के दिया जाता है। नहीं तो अदरवाइज अगर आप बाहर मार्केट में जाओगे तो बॉक्स के हिसाब से बिकता है वो। तो जब वो, मैं मान लीजिए किसान हूं, मैंने आज उससे 100 क्रेट ले लिए कि मैं क्रेट ले रहा हूँ, कल मैंने सेब लेके जाना, तो अदानी क्या करता है, आज एक दिन पहले शाम को बताता है कि कल रेट क्या होगा। सेब तोड़ने के बाद अगर एक बार पेड़ से टूट जाता है तो उसको 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपको मंडी पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो उसके बाद सेब का जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। फिर तो रेट जाहिर सी बात है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। ऐसे में जब एक दिन शाम को पता लगता है सेब तोड़ा कि अडानी का कल 2 रुपए किलो कम हो गया रेट, तो अब वो क्या करे किसान बेचारा, उसकी क्रेट में डाला हुआ है, अब वो पैकिंग ग्रेडिंग कराएगा, दूर मंडी में पहुंचाएगा, उसमें 2 दिन और जाएंगे। इसलिए आदमी कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, अब 2 रुपए कम से ही अडानी को पहुंचा देता है। ये खेल करता है अडानी, और खास करके जब अडानी का, जब उसको लगता है कि मेरे पास माल खूब आ रहा है, तो वो अचानक से शट डाउन कर देता है अपना स्टोर, मंडी को माल मंडी पहुंचा देता है सारा माल, क्योंकि किसान ने तो पहुंचाना है। जब मंडी में बेहिसाब माल हो जाता है, ओवर क्राउडेड हो जाता है, फिर वो स्टोर अपना खोलता है, फिर रेट और कम करता है कि जिसको रेट पे आना आइए, और इस हिसाब से वो मंडी को अप डाउन करता है, फ्लक्चुएट करता है, दूसरी बाहर की मंडी को भी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है किसानों को। ये इस बार इसीलिए अडानी के स्टोर्स के बाहर प्रदर्शन हुआ और उसका स्टोर शट डाउन करना पड़ा 3-4 दिन के लिए अडानी को। और एक चीज बताऊं मैं आपको कि मैं जब हैरान हुआ, अब जब एप्पल बेल्ट में और घुमा इस बार, तो वहां मैंने पूछा क्या इश्यूज पे आप वोट कर रहे हो इस बार, क्या इश्यूज इलेक्शन के लग रहे हैं, तो उन्होंने ओपीएस गिनाया, महंगाई गिनाई, वो तो गिनाई, सेब का गिनाया, साथ में उन्होंने कहा जो आर्टिकल 370 है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा आर्टिकल 370 का यहाँ क्या लेना देना है। तो उन्होंने आर्टिकल 370 का जो अलग वर्जन उन्होंने उनके हिसाब से है वो बताया।
उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हुआ इसलिए कि ताकि अडानी को कश्मीर में घुसाड़ा जा सके, अडानी कश्मीर का सेब ला सके। अगर कश्मीर का सेब अडानी के पास आ गया, अडानी वहां चला गया, तो हमारे रेट तो और कम हो जाएंगे, हमें तो बिल्कुल नहीं पूछेगा वो, और हमारे को और कम होगा। ये एक जो है आर्टिकल 370 का ये भी एक जो है उनके साथ इशू गया कि इस तरह से 370 को उन्होंने अपने आप अज्यूम किया है कि इसलिए ये 370 जो है किसानों के खिलाफ है, हिमाचल के बागवानों के खिलाफ है। तो अब आप सोचिए कि इस तरह की चीजों को लेके किसान इस बार सोच रहा है, और इस तरह के किसान इस बार इस तरह की सोच पे मतदान से जब जाएगा तो फिर तो किसकी तरफ जाएगा वो कहने की जरूरत नहीं है। जी 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 प्रदीप जी मुझे एक चीज बताइए, जैसे अभी आपके हाल के जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें दो पार्टी का रोल बहुत स्पष्ट नजर आया। एक तो AIMIM आके बिहार में गोपालगंज में अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और 12,000 वोट कटवा वाली पोजीशन में लाती है। वो अपने गृह राज्य में जाके चुनाव बाई इलेक्शन नहीं लड़ती। उत्तर प्रदेश से BSP अपने गृह राज्य BSP यूपी से इलेक्शन नहीं लड़ती है, जाके गोपालगंज में एक सीट खड़ा करती है वो। तो वो स्ट्रेटेजिकली था, वो समझ में आता है किसी को भी कि कौन लड़ने गया, कैसे लड़ा, किस लिए लड़ाया गया। ये वाली स्थिति बीच में कुछ कुछ हो रही थी हिमाचल प्रदेश में कि आम आदमी पार्टी आ रही है, उसका रोल थोड़ा वोट कटवा जैसा होगा। लेकिन आज के आम आदमी पार्टी का बिल्कुल ही उससे साफ है, मतलब वो कहीं भी है, उसका कोई कंटेस्ट है कि बिल्कुल साफ है। अरे सर, इसमें एक्चुअल में आम आदमी पार्टी ने साफ शब्दों में कहूँ तो ग्राउंड छोड़ दिया था बहुत दिन पहले ही, जब वो गुजरात शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद आप जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं ना कि अगर जमानत भी जब बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो बात वो सही है, मैं भी काफी हद तक उससे सहमत हूँ कि कुछ अगर कैंडिडेट जमानत भी बचा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मोमेंटम बिल्कुल नहीं है उनके साथ, अब उनकी जिक्र तक नहीं होता। कुछ दिन पहले तक, तकरीबन 2 महीने पहले तक आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बातचीत में थी, जिक्र में थी, लेकिन अब जो है वो उसका जिक्र ही खत्म हो गया। और दूसरी बात जो सर लोग बात कर रहे हैं कि वो जो आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, वो बात सही है, आम आदमी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, और यही बात समझ के मोदी जी ने ये बात कही कि आप कैंडिडेट मत देखिए, आप मुझे वोट दीजिए। यह वो समझ चुके हैं मोदी जी कि यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस से उनका मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी का रोल इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनता के मन में आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हैं, ये जनता तक पहुंचाना उनका काम था। और दूसरी बात, तकरीबन 6 गुटों में यहाँ कांग्रेस बटी हुई थी, उन गुटों को एक साथ करके चुनाव में लड़ना, ये भी काम किया प्रियंका गांधी ने, इसलिए क्रेडिट प्रियंका गांधी को यहाँ जा रहा है, ये वजह है बहुत बड़ी। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने अगर यहाँ, मुझे ये लगता है कि उन्होंने गलती करी इस स्टेट को छोड़ के, अगर वो गुजरात से ज्यादा अगर यहाँ ध्यान देते तो शायद, क्योंकि देखिए 2 पार्टी ऑप्शन कई सालों से चलता आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं जनता यहाँ की भी ढूंढ रही थी कि शायद अगर कोई तीसरा ऑप्शन ढंग का मिले तो हो सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी जिस एग्रेसिव तरीके से गुजरात में लड़ रही है, अगर उसी एग्रेसिव तरीके से यहाँ आई होती तो शायद हो सकता है जनता एक थर्ड ऑप्शन का सोचती, और एक कम से कम किंग मेकर में, या ऐसा तो आती इस हालत में तो वहां आती कि डेंट कर सकती है किसी न किसी को, मोस्टली कांग्रेस को, बीजेपी किसी को भी डेंट कर सकती थी यहाँ। लेकिन जब उन्होंने ग्राउंड ही छोड़ दिया तो लोगों ने उनकी बात करनी छोड़ दिया, वो बात करनी छोड़ दी तो फिर जाहिर सी बात है कि वो फिर मतों में कन्वर्ट तो होने वाला है नहीं यहाँ पर। मैं प्रदीप जी एक थोड़ा प्रश्न इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूं। आप देखिए, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव हार जाते हैं तो ये माना जाता है कि उनकी राजनीति खत्म, भाग गए। स्मृति ईरानी सुबह से शाम तक उस पर बात करती रहती है। मैं इसलिए नड्डा जी की बात कह रहा था कि अपने गृह प्रदेश में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद भी जिस तरह से उनकी स्थिति बना के इन लोग रखे हैं, उससे क्या वोटर भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्योंकि एक बात मैं और इसलिए आपसे कह दूं, अरविंद केजरीवाल साहब, ये मीडिया जानबूझ के इसको दिखाई नहीं है, अपने गृह जनपद में जहां से वो आते हैं हरियाणा में, वहां पे उनको 2% वोट मिले हैं, जमानत जब्त हो गई है अभी जो बाई इलेक्शन में उनके पार्टी का कैंडिडेट था। इस पे कोई बोल ही नहीं रहा है। दूसरा मैंने ये देखा, मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि अगर आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विमर्श में बहुत ज्यादा नहीं, इस समय गुजरात 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 हो रहा है। मतलब ठीक है, मोदी जी ने एम्बुलेंस को दे, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये सब संकेत हैं कहीं ना कहीं कि चीजें, जैसा आपने पहले भी कहा है कि चीजें अच्छी नहीं हैं एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न? आनंद जी, समय की कमी है, मैं इसमें 4-5 मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो बात चल रही थी ना कि वो जो डबल इंजन धमकी वाली,
वो तो हर बार मोदी जी ने कहा कि अगर डबल इंजन नहीं होता तो आपको इंजेक्शन नहीं मिलता, अगर आपको डबल इंजन नहीं होता तो अटल टनल नहीं मिलती, अगर डबल इंजन नहीं होता तो आपको मुफ्त राशन नहीं मिलता। वो सीधा इशारा था कि आगे इन चीजों में इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलेगी, ये तो तय है। दूसरी बात रही बात नड्डा जी की, देखिए नड्डा जी की साख तो यहाँ पर जाहिर सी बात है दाव पर है। और दूसरी बात एक कहा जा रहा था पहले, लेकिन अब खुल के बात आने लगी है कि दरअसल नड्डा जी को हराने में, नड्डा जी को का जो खुद का गृह विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी वो हारने की स्थिति में है, उनके जो खासम खास है वो इसलिए कि एक तो धूमल और अनुराग ठाकुर गुट वो भी अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उधर शांता कुमार जो है अपने कांगड़ा जिला में जहां उनकी पकड़ है वो भी साथ नहीं है। क्योंकि सबको मालूम है कि अनुराग ठाकुर के जो पिता हैं प्रेम कुमार धूमल, उनकी टिकट ऐसे इस बार कैसे कटी, क्यों किसने उनको मजबूर किया ये कहने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि पिछला चुनाव उन्हीं के चेहरे पे लड़ा गया था। तो विद इन बीजेपी भी लोग चाहते हैं कि जो इस बार जो है नड्डा जी की साख को यहाँ पर धब्बा लगे। कांग्रेस के लिए बात यह है कि कांग्रेस का ये पहला चुनाव है जहां पर बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है। जैसे बात अभी कर रहे थे कि ना राहुल आई ना प्रियंका आई, वो तो आई गई। यहाँ स्टेट में भी अब तक वीरभद्र सिंह चेहरा हुआ करता था। वीरभद्र सिंह अकेले ऐसे चेहरे थे कि जो अपने दम पे 8 से 10 सीटें, हमेशा ये कहा जाता था कि वीरभद्र सिंह के नाम पे 8 से 10 सीटें कांग्रेस को हमेशा मिलती है। इस बार वो भी नहीं है, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। तो कांग्रेस अगर फिर भी अच्छा परफॉर्म करती है तो कांग्रेस के लिए ये जबरदस्त बात होगी। और तीसरी बात जो शुरू में आ रही थी बात सरकार तोड़ने की, ये विद इन कांग्रेस का डर है। ये मेरी बहुत कांग्रेसी से बात हुई, उनका ये कहना है कि कम से कम 45 सीटें हमको चाहिए ताकि कुशन हो कि हम अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ सीएम के 2-3 दावेदार है, ये माना जा रहा है कि अगर एक को सीएम बनेगा तो दूसरा टूटने के लिए तैयार हो सकता है कभी भी। तो कुशन चाह रही है कांग्रेस की 45 के आसपास सीटें आ जाए ताकि उनके पास थोड़ा सा कुशन रहे। ये डर कांग्रेस को है और अंदर से है। वो कृपाल परमार की बात ही, कृपाल परमार से भी मेरी बात हुई, वो मेरे पुराने जानकार हैं। वो एक्चुअल में मोदी के तब साथ थे जब मोदी यहाँ प्रभारी थे, तो उनके साथ उन्होंने हिमाचल का चप्पा चप्पा घुमा हुआ है। और 2017 में हुआ था कि उनको टिकट मिली थी, लेकिन नड्डा ने अपने आदमी को उनके खिलाफ रिबल बना के खड़ा कर दिया था और बाई इलेक्शन में पिछले साल उस रिबल को टिकट दे दी। तो वो तब से लेकर जो है वो कृपाल परमार के साथ वैसा हो रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मोदी जी मेरे साथ जो है इतना नड्डा जी 15 साल से कर रहे हैं। बात नड्डा जी की तो है। देखिए आप वहां दिल्ली में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, वहां से कुछ और तरह की चीजों को देखा जाता है कि नड्डा जी को स्टैंप की तरह देखा जाता है, लेकिन यहाँ विद इन स्टेट को एक नड्डा जी को ये देखा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा निहाल सर ने भी कहा कि प्राउड महसूस किया था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था उसको, लेकिन जैसे 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 उनका रबर स्टैंप वाला और जैसे जैसे उनकी पकड़ दिख रही है कि 21 बागियों को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नहीं बना पा रहा तो फिर वो किस चीज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर वो जब वो इतनी सी चीज नहीं कर पा रहा तो फिर वो स्टेट के किस काम का है। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट है कि इससे बेटर तो अनुराग ठाकुर है, कम से कम जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं। अभी उन्होंने जो प्रियंका गांधी के बारे में बयान दिया जब वो भारत जोड़ो यात्रा पे नहीं गई, भाई बहन में बन रही रही, तो सामने बोला उन्होंने। अब नड्डा जी ने लास्ट में कुछ नहीं हो रहा, तो 3-4 दिन से वो वीरभद्र सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको लेके जो है वो प्रहार कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं कि मीडिया जो आप कह रहे हैं ना, मीडिया में नहीं दिख सकता। जिस वक्त सोलन में प्रधानमंत्री की रैली थी, 40 लोग मीडिया के दिल्ली से लाए गए थे बीजेपी की तरफ से, और उनको यहाँ रैली के बाद उसके बाद शिमला ले जाया गया मैनिफेस्टो रिलीज के दिन। उनको हकीकत जब ग्राउंड जीरो दिखाया गया सारा, तो मीडिया ने यही रिपोर्ट दी कि पब्लिक जो है सेंटिमेंट्स आपके खिलाफ है, इसलिए नेशनल मीडिया से हिमाचल गायब है, गुजरात ज्यादा हैवी है। ये कारण है कि वहां पर नेशनल मीडिया में जो है आपको हिमाचल नहीं दिख रहा।